हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल होम एडुकेटर। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ये है हम लोगों का आज का यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर पहला। एंड इसमें आज हम लोग सीखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में एंड उसके यूनिट्स के बारे में। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी कलम में निकालिए एंड हम लोग नोट्स बनाना शुरू करते हैं। सीखते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का हम लोग छोटा छोटा टर्म्स। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट एलिमेंट, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी ये हम लोग के लिए बहुत ही छोटा सा एक टर्म है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? एक ऐसा प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल का जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। क्या मैंने बोला? फिजिकल क्वांटिटी क्या है? वैसा प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल का जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं एंड इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, लिखते हैं एज अ कॉम्बिनेशन, दो चीज के कॉम्बिनेशन में, एक न्यूमेरिकल वैल्यू एंड एक यूनिट। यूनिट पे हम लोग बात करेंगे बट थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया तो आपको होगा ही। जैसे मान लीजिए मास, क्या मान लिया जाए? मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं एंड इसको हम लोग लिखते हैं 5 kg। मान लीजिए ऐसा हमने लिख दिया, तो 5 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड kg इज द यूनिट। अगर आप लेंथ नापना चाहो किसी भी चीज का, मान लो आप अपना हाइट नापना चाहते हैं, लेंथ नापना चाहते हैं, तो अगेन लेंथ इज अगेन अ फिजिकल क्वांटिटी एंड आप अपना लेंथ हो सकता है लिखिएगा 1 मीटर या आप लिख सकते हैं 2 मीटर। तो अगेन 1 2 3 4 एनीथिंग इज अ नंबर एंड जस्ट इसके बगल में हम लोग जो लिखते हैं वो क्या होता है? यूनिट। वो क्या होता है? यूनिट। तो लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, आप इसी तरीके से आप किसी और चीज को नाप सकते हो। टेम्परेचर नाप सकते हो आप। टेम्परेचर आप बताओगे कितना? 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, इस टाइप से। तो अगेन 30 डिग्री सेल्सियस में ये जो 30 है, दिस 30 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड डिग्री सेल्सियस इज द यूनिट। आप किसी भी चीज के स्पीड को नाप सकते हो। स्पीड कितना हो गया? 20 किलोमीटर पर आवर। तो अगेन 20 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड किलोमीटर पर आवर इज द यूनिट। समझ में आ रहा है? यानी एक ऐसा क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं एंड जिसको एक्सप्रेस किया जाता है एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अ यूनिट, उसी को क्या बोलना है? फिजिकल क्वांटिटी। कुछ आइडिया लग रहा है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में? एक ऐसा प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल का जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, मास, लेंथ, टेम्परेचर, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स वगैरह वगैरह जो भी है, एंड इसको एक्सप्रेस किया जाता है एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अ यूनिट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ गया बात? तो बिना देर किए हुए इसका हम लोग डेफिनेशन नोट करते हैं जल्दी से। ठीक है, जल्दी से आप लोग भी नोट कीजिए, मैं नोट करता हूं जल्दी से। द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड, दैट कैन बी मेजर्ड by an instrument, किसी इंस्ट्रूमेंट से नापेंगे हम लोग, by an instrument that can be measured by an instrument and it is expressed as a combination of numerical value, as a combination of numerical value एंड यूनिट। बस सिंपल सी बात है ना। यही हम लोगों ने पढ़ा कि वैसा प्रॉपर्टी जो कि हम लोग मेजर कर सकते हैं। मेजर करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। जैसे टाइम नापना है तो उसके लिए हम लोग वॉच यूज करते हैं। अगर हमको लेंथ नापना है तो हम लोग मीटर स्केल यूज करते हैं। अगर हमको मास नापना है तो हम लोग वेइंग मशीन यूज करते हैं। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, अलग अलग तरीके के फिजिकल क्वांटिटीज को नापने के लिए, है ना। तो उसी के लिए हम लोगों ने वहां पे लिख लिया बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड ये एक्सप्रेस्ड होता है एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अ यूनिट। सिंपल सी बात। सो वी आर राइटिंग हियर फिजिकल क्वांटिटी शॉर्ट में अगर लिखा जाए तो PQ, दिस इज इक्वल टू N इंटू यू, N इंटू यू। इसमें N क्या है? नंबर है एंड U क्या है? यूनिट है। N इज द नंबर, N is the number and U is the unit. U is the unit. ये हम लोग बात, अभी एग्जांपल बहुत सारा हमने लिखा था, आप वहां से कॉपी कर सकते हो। ठीक है,
कोई ज्यादा दिक्कत आपको फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है कि हम लोगों को फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई करना, क्या करना है? क्लासिफाई करना है। कुछ क्लासिफिकेशन है फिजिकल क्वांटिटीज से रिलेटेड जिसको हम लोगों को अब करना है। कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है फिजिकल क्वांटिटीज को। फिजिकल क्वांटिटी इसको डिवाइड किया गया है। ऐसे मेनली तो इसका 2 ही पार्ट है, बट इसको डिवाइड 3 पार्ट्स में किया गया है। नाम हम लोग तीनों लिख लेते हैं, लेकिन थर्ड वाला सबसे लास्ट में पढ़ लेंगे, ठीक है? अभी उसके ऊपर हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहला जो है दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ओके। एंड जो सेकंड कैटेगरी है फंडामेंटल के जस्ट बाद वाला, इसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एंड जो थर्ड है दिस इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ये 3 पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है फिजिकल क्वांटिटीज को। क्या क्या पार्ट्स है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है? तो हम लोग बात करते हैं बारी बारी से तीनों के बारे में। पहले हम लोगों का मेजर फोकस फंडामेंटल एंड डिराइव्ड के ऊपर होगा। सबसे लास्ट में उसको हम लोग बात करेंगे सप्लीमेंट्री के बारे में। क्या होता है? छोटा सा बात है उसके बारे में, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो, ठीक है? तो फंडामेंटल एंड डिराइव्ड ये हम लोग का 2 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। फंडामेंटल का हो सकता है आपने नाम भी सुना होगा कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है अपने पास। एंड टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर 7। अपने पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर अवेलेबल। एंड उसके बाद जो भी होगा वो सारा का सारा कहां चला जाएगा? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में, ठीक है? हम लोग पहले जल्दी से नाम लिखते हैं कि वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आखिर है कौन, फिर बात करते हैं उसके ऊपर। तो जो पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज मास। दैट इज मास। जो सेकेंड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज लेंथ। जो थर्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज टाइम। जो फोर्थ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज टेम्परेचर। दैट इज टेम्परेचर। जो 5वां फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज करंट। ये आप लोगों ने पढ़ के आए हैं अपना क्लास 10th के एक चैप्टर में था, करंट इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आपने एक पूरा चैप्टर पढ़ा है। क्लास 12 में फिर से मिलेगा, वहां पे पूरा चैप्टर ही है, बट उससे काफी ज्यादा है। खैर, नंबर 6 पे जो है दैट इज आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। AMOUNT है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एंड जो नंबर 7 है दैट इज आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। दैट इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है अपने पास, जो हम लोगों ने ये लिख लिया बोर्ड पे ऊपर। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है अपने पास। एंड इन सारे का कुछ कुछ यूनिट्स हम लोगों ने याद कर रखा है। अच्छा, अगर आपको थोड़ा आइडिया होगा ही होगा कि लेंथ का बहुत सारा यूनिट होता है। मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, फुट, बहुत सारा है ना। बट हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कुछ एक स्टैंडर्ड सिंबल या एक स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं दैट इज कॉल्ड एसआई यूनिट। दैट इज कॉल्ड एसआई यूनिट। तो लेंथ के लिए हम लोगों ने कुछ एसआई यूनिट डिफाइन किया, मास के लिए डिफाइन किया, टाइम के लिए, हर चीज के लिए। क्योंकि मास के लिए बहुत सारा है, किलोग्राम, ग्राम, बहुत सारा। टाइम के लिए भी है सेकेंड, मिनट, आवर, बहुत सारा। टेम्परेचर के लिए भी डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, बहुत सारा है। तो हम लोगों ने क्या किया, सबका एक फिक्स ऐसा यूनिट डिफाइन किया कि पूरे दुनिया में मानना यही है, दिस इज द स्टैंडर्ड यूनिट। दिस इज द स्टैंडर्ड यूनिट। तो मास के लिए हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड यूनिट किया वो केजी यानी किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड, टेम्परेचर के लिए आपका केल्विन, के भी सिर्फ लिखते हैं, करंट के लिए एम्पियर,
करंट के लिए एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए आपका मोल, ये आपको ज्यादातर तो केमिस्ट्री में मिलने वाला है, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला। ठीक है, तो दीज आर द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड ये इसके यूनिट्स हैं, ये इसके यूनिट्स हैं। हम लोग बात करते हैं कि इसी 7 को फंडामेंटल क्यों लिया गया, है ना। आपके मन में भी आता होगा कि मास को लिया गया, स्पीड के साथ ऐसा क्या दुश्मनी था भाई कि उसको नहीं लिया गया, है ना, मन में आ सकता है। आपने लेंथ को लिया, एक्सेलरेशन को ले लेते फंडामेंटल। तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिसको फंडामेंटल लेना चाहिए या उनको नहीं लिया गया, इसी को क्यों लिया गया, वाई वी आर टेकिंग दीज 7 एज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो उसके ऊपर भी हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने इसी 7 को फंडामेंटल क्यों माना। तो देखिए बात क्या है कि अगर मान लीजिए आप एक मानिए कि हमने इसको नहीं माना होता, तो अगर सपोज हमको अपने किसी फ्रेंड को बताना है, अपने किसी कॉलीग को बताना है, अपने किसी भी को बताना है कि अपने जो भी आपका शहर है, जहां भी आप रह रहे हो, वहां पे कितनी गर्मी पड़ रही है, वहां पे कितनी गर्मी पड़ रही है, एंड आपने टेम्परेचर को डिफाइन नहीं कर रहा, आपने टेम्परेचर को डिफाइन नहीं किया, तो आप कैसे बताओगे इतनी गर्मी पड़ रही है कि दिन में 3 बार नहाना पड़ता है। तो आपका भी दोस्त बोल सकता है, ओ मेरे यहाँ तो आपसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है, हमको 4 बार नहाना पड़ता है। ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर आपको मान लीजिए टाइम को डिफाइन करना और आपने सेकंड नहीं डिफाइन किया, तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि मान लीजिए कि आप अपना कोई भी काम करने के लिए बैठे, मान लीजिए आप स्टडी करने बैठे, तो आप कब तक कैसे बताओगे कितना देर आपने स्टडी किया, तब तक स्टडी किए जब तक कि मन नहीं थक जाए। ये कैसा बात हुआ, किसी का मन 5 मिनट में भी थक सकता है, किसी का 10 मिनट में भी, किसी का 1 घंटे में भी। तो हम लोगों ने फिर यानी कि महसूस किया कि हमको टाइम को भी एक फंडामेंटल मानना पड़ेगा, हमको टेम्परेचर को भी फंडामेंटल मानना पड़ेगा, क्योंकि इसको माने बिना हम काम नहीं कर सकते। अगर टाइम हम नहीं मानेंगे तो हम किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि हाउ मच टाइम आई एक्सपेंडिंग ऑन माय स्टडी। ठीक है, फिर उसके बाद लेंथ, अगर हमको लेंथ बताना है कि अगर हमने मान लीजिए कि आज गए वॉक करने के लिए एंड कितना लंबा रास्ता मैंने ट्रेवल किया, कैसे बताएंगे? जब तक दौड़ते दौड़ते थक ना जाए इस तरीके से बताएंगे क्या? तो हर इंसान के थकने का अपना अलग अलग कैपेसिटी होता है, कोई जल्दी थकता है, कोई देर से थकता है। मास, आपके घर पे कोई भारी सामान है, उसको एक्सप्लेन करना है कितना भारी है, कैसे बताएंगे? इतना भारी है कि 4 आदमी बुलाना पड़ता है उठाने के लिए? नो, ऐसे नहीं बता सकते। तो हम लोगों को महसूस हुआ कि बहुत सारे ऐसे चीजें हैं कि अगर हमको उसको बताना, एक्सप्रेस करना है, तो हमको एक यूनिट वहां पे मानना पड़ रहा है, एंड इसको माने बिना काम नहीं हो सकता है। दैट्स वाई हम लोगों ने इसको क्या मान लिया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और इन सारे का कुछ कुछ यूनिट्स हम लोगों ने ऐसा यूनिट माना जो आपके बोर्ड के ऊपर है। बात समझ में आ गया क्यों इसको फंडामेंटल माना गया? क्योंकि अगर इसको नहीं मानते हैं फंडामेंटल, तो आपको बात अपना बताने में, एक्सप्रेस करने में किसी के सामने दिक्कत पैदा हो सकती है। आप किसी को कैसे बताओगे, मेरे घर पे मान लीजिए कि एक सोफा है एंड वो कितना भारी है, कितना भारी, आप कैसे बताओगे? 5 आदमी बुलाते हैं क्या? वो बोलेगा मेरे यहाँ पे तो 2 ही आदमी उठा लेता है, लेकिन 2 आदमी है वो WWF खेलने वाला है, ग्रेट खली टाइप, है ना। तो फिर वहां पे बात वेरिएशन हो सकता है। दैट्स वाई हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे फंडामेंटल कुछ यूनिट्स को डिफाइन किया है जो आपके सामने है। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ा जाए, डिराइव्ड के ऊपर मूव करते हैं अब हम लोग। ठीक है, नोट करिए जल्दी से, पहले इसको मैं मिटाऊंगा अब। चलिए अब हम लोग करते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या करते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? ये पहले एक छोटा सा डेफिनेशन समझ लीजिए। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, उसको क्या बोलना है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या मैंने बोला? वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। याद रहेगा। एंड वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पे भी डिपेंड ना करे वो फंडामेंटल है। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी के ऊपर भी डिपेंड ना करे वो फंडामेंटल है, जो हम लोग पीछे कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना हो गया डेफिनेशन। ये अपना क्या हो गया? डेफिनेशन। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल के ऊपर डिपेंड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब हम लोग क्या करने वाले? बहुत सारे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट निकालना सीखने वाले कि आखिर ये यूनिट आएगा कैसे। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, एरिया।
एरिया से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। बट हमने क्या किया, इसको लिखा लेंथ इनटू लेंथ। अरे ब्रेथ भी तो एक तरीके से लेंथ ही है, वो भी क्या एक तरीके का लेंथ है। तो हमने क्या, मीटर इंटू मीटर, क्या मीटर का स्क्वायर हो जाएगा? मीटर इंटू मीटर क्या हो गया? मीटर का स्क्वायर। दो बार था मीटर क्योंकि। अगर हमने वॉल्यूम को लिखा, अगर हमने वॉल्यूम को लिखा तो वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्या होता है वॉल्यूम? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बट यहाँ पे वॉल्यूम हमको 3 बार लेंथ यानी लिखना पड़ेगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ एंड अगेन मल्टीप्लाई बाय लेंथ, क्योंकि वो भी तीनों का तीनों तो लेंथ ही एक तरीके का। तो मीटर 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 मिला के क्या, मीटर पे पावर 3 मीटर क्यूब, मीटर पे पावर 3 मीटर क्यूब। अगर हम लोग और बात करते हैं डेंसिटी के ऊपर आते हैं अगर, तो डेंसिटी क्या है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। व्हाट इज डेंसिटी? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो हमने क्या किया, अगर मास में वॉल्यूम से डिवाइड किया तो मास का यूनिट क्या हो गया? केजी, एंड वॉल्यूम का हो गया मीटर क्यूब। तो मेरे पास आ गया केजी बाई मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का हमने मीटर क्यूब अभी निकाला था। ठीक है। अगर आप और बात कर सकते हो, स्पीड के ऊपर बात कर सकते हो आप। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस एंड डिवाइडेड बाई टाइम। तो डिस्टेंस क्या है? एक तरीके से लेंथ है वो। डिस्टेंस क्या है? एक तरीके का लेंथ। यानी हमको, अच्छा वो मिटा दिया मैंने फंडामेंटल। लेंथ का क्या होता है? मीटर, एंड टाइम का है सेकंड। तो मेरे पास आएगा क्या? मीटर बटे सेकंड। मीटर बटे सेकंड। स्पीड का मेरे पास यूनिट आ गया। और करते हैं नंबर 5, है ना। कुछ कुछ आइडिया लग रहा है आपको कैसे निकालना है? स्पीड के बाद अगर हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन स्पीड बाय टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन स्पीड बाय टाइम, या सिंपली इसको हम चाहें तो स्पीड बाय टाइम ही लिख सकते हैं। आप धीरे धीरे समझोगे, जैसे जैसे फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे हम लोग समझ में आएगा कि चेंज इन स्पीड को स्पीड भी कैसे लिखा जा सकता है। तो स्पीड का यूनिट मेरे पास क्या है? मीटर बाई सेकेंड, एंड डिवाइड में एक सेकेंड था तो हमने डिवाइड में ही टाइम था तो हमने एक सेकेंड भी लिख दिया। तो यूनिट मेरे पास आ गया एक्सेलरेशन का मीटर बटे सेकेंड का स्क्वायर। मीटर बटे सेकेंड का स्क्वायर। नोट कर लीजिए जल्दी से, है ना, जगह नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको मिटाते हैं। नोट कर लो जल्दी से। पांचों फिजिकल क्वांटिटीज का हम लोगों ने यूनिट निकाला है। मिटाएं? चलो मिटाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 6 पे आते हैं। अगर नंबरिंग में कुछ मिस्टेक हो जाए मुझसे तो माफ करना भाई। नंबर 6 पे अगर हम लोग निकालना चाहते हैं फोर्स का, किसका निकालना चाहते हैं? फोर्स का। अभी कुछ मैं बता रहा हूं आपको, 7, 8 तक 10 तक मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको ट्राई करना है। ठीक है। फोर्स के लिए क्या है अपने पास? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, मास के लिए अपने पास यूनिट क्या होता है? केजी। मास के लिए यूनिट क्या होता है? केजी। एंड एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है? अभी पीछे मैंने लिखा था मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। तो ये यूनिट आ गया क्या? केजी मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, या इसको हम लोग न्यूटन भी लिखते हैं। वही पागल साइंटिस्ट जिसने हम लोगों के लिए इतना बड़ा टेंशन खड़ा कर दिया है ना। पागल नहीं बोलने जाए उसको, है ना। हम लोग बहुत ही अच्छा चीज उसने हम लोगों को सिखाया। टेंशन है थोड़ा सा पढ़ने में, कोई बात नहीं। चलिए, फोर्स का यूनिट क्या है? केजी मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन, है ना, जिसने हम लोगों को इतनी अच्छी चीजें सिखा के गए हैं। नंबर 7 पे आते हैं। नंबर 7 पे आते हैं मोमेंटम। अगर आप लोगों को आइडिया लग गया हो तो बना के देखो। फॉर्मूला मैं बता देता हूं को मोमेंटम का क्या होता है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी। देखो करके क्या आता है, करके देख लो। कर लिया? देखो करते हैं। मास के लिए क्या लिखेंगे? केजी। मास के लिए क्या लिखेंगे? केजी। और वेलोसिटी लिखना है। क्या लिखना है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का यूनिट वही होगा जो स्पीड का होगा, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी भाई भाई, आप आगे पढ़ोगे भाई भाई कैसे होगे, है ना। तो स्पीड में हम लोग का डिस्टेंस बाय टाइम होता है, एंड वेलोसिटी में होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक तरीके का है, डिस्टेंस ही है, लेंथ ही है। इसलिए इसके लिए भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? मीटर बाई सेकेंड, यानी केजी मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। कोई दिक्कत आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 पे आते हैं। नंबर 8 में अपने पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी।
नंबर 8 में अपने पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। आप लोगों ने ये देख रखा है, जान रखा है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, बता दो जल्दी से, बोल दो, शर्माओ नहीं। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अब आप ध्यान से सुने एक बात यहाँ पर, कभी भी यूनिट निकालने में या डायमेंशन निकालने में, जो हम लोग अपना लेक्चर 2 में सीखेंगे कि हाउ वी कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, वो बात की चीज है। अभी हम लोग यूनिट में तो यूनिट पे बात करते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकालने में अगर फॉर्मूले में कोई कांस्टेंट आता है तो उसको बिल्कुल भी नजरअंदाज करें आप, उसका कोई भी यूनिट में कोई भी रोल नहीं है। यानी यहाँ जो हाफ है ये साफ हो जाएगा, हाँ, क्या हो जाएगा, हाफ, साफ। तो हमको सिर्फ मास और वेलोसिटी से लेना देना है। तो मास के लिए वेलोसिटी, मास का यूनिट हो गया केजी, एंड वेलोसिटी का होता है मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, और होल स्क्वायर कर देना हमको, तो क्या आ गया, केजी मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत? नंबर 9, काइनेटिक एनर्जी के जस्ट साथ साथ आपने एक और यूनिट पढ़ा था, एक और फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी। क्या पढ़ा था आपने, पोटेंशियल एनर्जी। तो चलो जल्दी से पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बता दो, क्या होता है फॉर्मूला इसका, mgh, mgh, ठीक है, mdh नहीं, mdh का तर्का अंग अंग फड़का वैसा नहीं है, mgh है ना। m इज मास, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी को अगर आप छोड़ दिए तो क्या है, एक्सेलरेशन, एंड h इज द हाइट, h इज द हाइट। तो m मास के लिए हमने लिख दिया kg, एक्सेलरेशन के लिए मैंने लिख दिया मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, एंड h के लिए, हाइट के लिए मीटर, तो यूनिट आ गया केजी मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। और ये क्या, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट तो सेम आ गया, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट तो सेम आ गया, ये क्या बात है, बिल्कुल यही बात है। कोई भी तरह का यूनिट हो, सिर्फ काइनेटिक और पोटेंशियल नहीं, अगर आप और कोई भी एनर्जी सोच सकते हो तो उसका भी यूनिट यही आएगा जो यहां लिखा हुआ है, चाहे वो हीट एनर्जी हो, साउंड एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, थर्मल एनर्जी हो, फलाना चिलाना, कोई भी एनर्जी, सारे का यूनिट वही आएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर, याद रखना आपको। नंबर 10, अगर हमने वर्क का निकाला, वर्क डन या सिंपली वर्क, उसका फार्मूला अगर आपको मैं बताऊं तो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। निकाल के देखो तो जरा क्या आ रहा है इसका, डिस्प्लेसमेंट, जल्दी से निकालिए, इसका यूनिट क्या आ रहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज द यूनिट फार्मूला फॉर वर्क डन, एंड आपको यूनिट निकालना है। कर लिया, चलो देखते हैं। फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, केजी, ये सॉरी, फोर्स का आपको न्यूटन भी होता है और ये भी होता है, तो हम लोग अगर ये वाला लिखते हैं केजी मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, एंड डिस्प्लेसमेंट का एक मीटर और आएगा, तो आ गया केजी मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर, और ये भी सेम आ गया। अरे भाई ये क्या हो गया, बिल्कुल इस तीनों का यूनिट क्या होता है, सेम होता है, एंड इस कॉमन यूनिट को हम लोग एक और भी नाम देते हैं जो आप जानते हैं, जूल, है ना। आप लोग के दिमाग में आया जरूर होगा कि अरे भाई जूल भी तो होता था कुछ, जिसके दिमाग में आया बहुत अच्छी बात, जिसके दिमाग में नहीं आया तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों का यूनिट क्या होता है, जूल, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो या वर्क डन हो। क्लियर आइडिया, आगे बढ़े। अब आप लोगों को ट्राई करना है, मिटाते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नंबर 11 पे आते हैं। अब आप लोगों को निकालना है एंगुलर मोमेंटम का यूनिट, एंगुलर मोमेंटम। चलिए निकाल के बताइए जल्दी क्या आ रहा है, फॉर्मूला बता दें, मास इंटू वेलोसिटी इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, जो आप समझो, यानी फॉर्मूला होता है mvr, mvr। निकाल दो जल्दी से, आ गया, चलो करके देखते, चेक करते किसका सही है। मास के लिए आपके पास केजी, स्पीड के लिए मीटर पर सेकेंड, एंड डिस्टेंस के लिए फिर से एक मीटर, यानी केजी मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड, केजी मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े, ठीक है। और आपको निकालना है नंबर 12 पे, क्या निकालना है, टॉर्क, टॉर्क का निकालना है। फॉर्मूला मैं बताता हूं, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, आप जो भी समझे।
फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। चलो जल्दी से कर दो, कर लिया, सॉल्व कर लिया। चलो देखते हैं। तो फोर्स का क्या हो गया, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, न्यूटन मीटर, या आप ये भी लिख सकते हैं केजी मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, एंड डिस्प्लेसमेंट का एक मीटर है तो केजी मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर ही आएगा। एंड आपको लगेगा कि इसको भी जूल लिख देना चाहिए क्योंकि वो वही वाला है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वाला, लेकिन ऐसा नहीं करना है बिकॉज टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड एनर्जी कोई भी हो या वर्क डन हो वो क्या है, स्केलर है, इसलिए उसको हम वो जूल नहीं लिख सकते। ठीक है ना, याद रखना आपको बात। टॉर्क का यूनिट क्या है, या तो न्यूटन मीटर या फिर केजी मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर वाला। ठीक है, नंबर 13 करिए। नंबर 13 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मैं बता देता हूं आपको, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। चलो जल्दी से कर दो, आ गया, देख लेते हैं चेक करके। मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, मास के लिए हो गया केजी एंड डिस्टेंस का है मीटर, तो मीटर, केजी मीटर स्क्वायर इज द यूनिट फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कुछ कुछ आ रहा है समझ में, कैसे करना है आपको। चलो नंबर 14, नंबर 14, नंबर 4 प्रेशर का लिए क्या हम लोग, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, हो सकता है अगर कर लिए होंगे तो भी ठीक है, नहीं किए होंगे तो फिर से हो जाएगा। प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। चलो कर लो जल्दी से, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया प्रेशर का, कर लिया, आ गया आंसर। चलो देखते हैं। फोर्स के लिए आप लिख सकते हैं न्यूटन एंड एरिया के लिए लिख सकते हैं मीटर, यानी न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। या आप ये भी लिख सकते हो कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, केजी मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, एंड एक मीटर स्क्वायर नीचे भी है तो आ गया केजी बाई मीटर इंटू सेकेंड का स्क्वायर। ये भी हो सकता है केजी बाई मीटर इंटू सेकेंड का स्क्वायर, प्रेशर का यूनिट। क्लियर है आइडिया, आगे बढ़े, एक और करते हैं। नंबर 15 स्ट्रेस। बहुत लोग बोलते हैं स्ट्रेस हो गया, प्रेशर हो गया है, बहुत स्ट्रेस ले लिया है आदमी, बहुत प्रेशर में आ गया है आदमी, है ना, एग्जाम का प्रेशर आ गया है, एग्जाम के कारण स्ट्रेस ले लिया है। तो स्ट्रेस का भी फॉर्मूला वही है जो प्रेशर का है, यानी फोर्स एंड डिवाइडेड बाय एरिया। निकाल दो जल्दी से, इसका क्या आएगा, स्ट्रेस का फोर्स बाय एरिया, सेम ही आना है ना, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। या आप वो वाला भी लिख सकते हो, क्या कोई दिक्कत है क्या, ये फॉर्मूला सेम तो यूनिट भी सेम, बट ऑल्दो ये तो क्वांटिटीज क्या है आपस में डिफरेंट है, ये आप फिजिक्स में सीखोगे कि कैसे डिफरेंट है। चलो इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग और करते हैं। नंबर 16, नंबर 16 सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। जल्दी से कर दो, क्या आ रहा है, हो गया, सॉल्व हो गया। चलो क्या आएगा, फोर्स के लिए न्यूटन डिवाइड में मीटर, लेंथ न्यूटन पर मीटर इज द सरफेस टेंशन। तो अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो आप निकाल सकते हो, ये आपको आइडिया लग गया होगा, है ना, क्योंकि कितना हम लोग करेंगे ऐसे, है ना, 16-17 हो गया, काफी है। अब हम लोग थोड़ा सा अलग वेराइटीज पे आते हैं, यूनिट ही निकालना है, यूनिट ही निकालना है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से, है ना। आपको क्या करेगा, एक इक्वेशन दे देगा एंड उस इक्वेशन में किसी एक पर्टिकुलर चीज का आपको निकालना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसको लिख लो, फिर मिटाते हैं, हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर, मिटा दें। चलो देखिए, अपने पास क्या है, अपने पास आपने ऐसा सुना होगा कि बचपन में एक स्कूल ग्रेविटेशन से रिलेटेड कि स्कूल से न्यूटन अपने घर आ रहा था एंड वो आम के या सेब के पेड़ के नीचे बैठ गया एंड सेब गिर गया, उसने खाया नहीं, ऊपर फेंका एंड उसने खोज किया कि हाँ अर्थ के पास क्या है, ग्रेविटी है, एंड उस ग्रेविटी के कारण वो क्या करता है, हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये आपने कहानी जरूर सुना होगा। तो उसी कहानी से रिलेटेड उसने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर यहाँ पे कोई दो मास है, अगर यहाँ पे कोई दो मास है, पहला मास है m1 एंड दूसरा मास है m2, पहला मास है m1 एंड दूसरा मास है m2, एंड दोनों मास के बीच में कुछ डिस्टेंस है, दिस इज r, छोटा r, दिस इज डिस्टेंस इज छोटा r।
तो यहाँ पे फॉर्मूला उसने न्यूटन ने दिया था, फोर्स बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये है फॉर्मूला, वेयर कैपिटल जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, आपके पास एक फॉर्मूला था F बराबर कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, वेयर कैपिटल G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अब आपको पता करना है इस कैपिटल G का यूनिट क्या होगा। क्या पता करना है, इस कैपिटल G का यूनिट क्या होगा। देखो ट्राई करके एक बार देखो, अटेम्प्ट लो क्या आता है। कर लिया अटेम्प्ट? अरे करो करो, जल्दी करो, सॉल्व करो। चलो देखते हैं, कर लिया होगा आप लोगों ने, देखते हैं क्या आ रहा है आंसर। सॉल्यूशन देखिए, अभी तक जो भी हम लोगों ने किया उसमें क्या था, अगर हमको फोर्स का निकालना है तो फोर्स इस तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ। अगर हमको मोमेंटम का निकालना है, मोमेंटम इस तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ। काइनेटिक एनर्जी निकालना है, काइनेटिक एनर्जी इस तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ। यही हो रहा था। लेकिन इस बार प्रॉब्लम क्या है, ये एक तरफ और बाकी सब दूसरी तरफ नहीं है। ये एक तरफ और बाकी सब दूसरी तरफ नहीं है, क्योंकि अभी तक तो यही हो रहा था ना, टॉर्क निकालना है, टॉर्क एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ। एंगुलर मोमेंटम निकालना है, एंगुलर मोमेंटम एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या है, ये जी का निकालना है, बट जी एक तरफ और बाकी सारा क्वांटिटीज दूसरी तरफ नहीं है। तो मैंने बोला यही बात है, इसको करना कौन सा काम है, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इस आर स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई में मार दीजिए, यानी आपको मिलेगा F इंटू आर स्क्वायर बराबर कैपिटल G m1 इंटू m2। देन उसके बाद क्या करना, आपको इस दोनों मास को डिवाइड में मार देना है। तो आपके पास कैपिटल G का वैल्यू आ रहा है F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। अब बहुत ही आसानी से हम इसका निकाल सकते हैं यूनिट। फोर्स के लिए क्या हो गया, न्यूटन। फोर्स के लिए क्या हो गया, न्यूटन n। r क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए क्या होगा, मीटर। तो मीटर का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर था। डिवाइड में है मास, दो मास है, तो पहले मास का एक बार केजी, दूसरे मास का एक बार और केजी। तो यूनिट जो आ गया जी का, यूनिट ऑफ कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। समझ में आया कैसे निकाला हम लोगों ने, एक बार फिर से हो जाए। हम लोगों ने देखिए क्या किया, हम लोगों को क्वेश्चन मिला F बराबर G m1 m2 बाई आर स्क्वायर है, एंड इसमें कैपिटल G का यूनिट निकालना चाहना है, हमको जरूरत है। तो हमने बोला अच्छा ये यूनिट निकालना है, कोई मुश्किल काम नहीं। अभी तक का अपना कॉन्सेप्ट क्या था, अभी तक का अपना कॉन्सेप्ट ये था कि जिसका यूनिट निकालना वो एक साइड हो बराबर के, एंड बराबर के दूसरी साइड सारा हो, बराबर के दूसरी साइड सारा हो। तो हमने बोला यही काम करना है तो बहुत आराम से किया जा सकता है। हमने धीरे धीरे इस जी को अकेले करने की कोशिश की, जो डिवाइड में था उसको इधर भेज दिया, मल्टीप्लाई हो गया, एंड जो मल्टीप्लाई में था बराबर के उस साइड भेजे, डिवाइड में हो गया, इसको इधर कर लिए, सीधा करके बस लिख लिए। एंड हमने क्या किया, अब सारे यूनिट्स का सारे फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट डाला। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, स्क्वायर था तो स्क्वायर, दो बार मास था तो केजी केजी, एंड हमको यूनिट ऑफ जी निकल के आ गया क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। क्लियर है आइडिया, आगे बढ़ा जाए, नोट कर लो जल्दी से इसको। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं और इस तरीके के क्वेश्चंस को समझते हैं। एक और फार्मूला दिया गया है कूलम नाम के साइंटिस्ट के द्वारा, कूलम्स लॉ है ना। साइंटिस्ट लोग तो हम लोग का जीना हराम कर रखा है। उसने क्या बोला, न्यूटन का देखा देखी ग्रेविटेशन वाले लॉ से ही रिलेटेड फार्मूला उसने, मतलब उसी के साथ जैसा मिलता जुलता कुछ फार्मूला उसने दिया। उसने बोला क्या, अगर यहाँ पे दो चार्ज है, अगर यहाँ पे दो चार्ज है, एंड पहला चार्ज इज Q1 एंड दूसरा चार्ज इज Q2, पहला चार्ज इज Q1 एंड दूसरा चार्ज इज Q2, ये उसने दिया। एंड बोला कि ये देखिए अगर ये दोनों चार्ज सेम नेचर का हुआ, यानी अगर ये प्लस तो वो भी प्लस, तो रिपल्शन हो जाएगा, ये माइनस वो माइनस, अगेन रिपल्शन हो जाएगा। लेकिन अगर ये प्लस अगर वो माइनस तो अट्रैक्शन हो जाएगा। बोला हाँ बात तो ठीक है, बट व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो उसने बोला उसके लिए मैं फार्मूला देता हूं। उसने बोला कि अगर मान लिया जाए ये बीच का दूरी r है, मान लिया जाए ये बीच का दूरी r है, तो उसने बोला फोर्स का जो फार्मूला होगा, फोर्स का जो फार्मूला होगा दैट इज K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, एंड दिस K इज कॉल्ड आपका कांस्टेंट है ना। इस K को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट है। एंड इसी K का हम लोग को यूनिट निकालना है, हम लोग को फाइंड करना है यूनिट ऑफ K। और मैं नहीं कर रहा हूं, आप ही को करना है,
क्योंकि ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन, मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। जल्दी से कर दो। कर लिया? चलो देखते हैं। फिर से अगेन वही बात, अगर हमको इस k का यूनिट निकालना है, तो हम चाहते हैं कि ये k एक तरफ हो, बाकी सब दूसरी तरफ। तो हमने अगेन उसके लिए वही काम किया, हमने बोला चल भाई आर स्क्वायर तुम इधर आ जाओ, चलो रे आर स्क्वायर इधर आ जाओ। तो f इंटू आर स्क्वायर बराबर k q1 q2, k q1 q2। अब हमने क्या बोला कि अच्छा ठीक है, ये q1 और q2 जो मल्टीप्लाई में है, ये भी इधर आ जाओ। तो हमको मिलेगा क्या, f इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई q1 इंटू q2, 2 4 हो गया, एंड बराबर के उस साइड के है, हम इसको सीधा करके इधर लिख लेते हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब क्या है कि ये जो मेरे पास आ गया f इंटू आर स्क्वायर बाई q1 इंटू q2, अब हमको सारे का यूनिट्स बस डालना है एंड मेरा आंसर आएगा। तो फोर्स के लिए हम लिख सकते हैं न्यूटन। फोर्स के लिए क्या लिख सकते हैं, न्यूटन। आर क्या था, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए मीटर स्क्वायर, एंड जो चार्जेस है उसका यूनिट होता है कूलम, तो आपको लिखना कूलम यानी c का स्क्वायर। तो दिस इज द यूनिट ऑफ k का यूनिट यही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। समझ में आया कैसे निकालना? कोई भी इक्वेशन दे दे उसमें वो कोई एक आपसे कांस्टेंट का यूनिट पूछ सकता है, इस तरीके से आपको करना है। एक और करके देखें, चलो नोट कर लो जल्दी से, मिटा रहे हैं इसको। देखिए अब अपने पास एक और फॉर्मूला है जिसमें हम लोग को यूनिट निकालना है, ठीक है, बट सब फॉर्मूला सेम नहीं होता है। ऐसा नहीं कि k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, p q1 q2 बाई आर, वैसा नहीं होता, एक अलग फॉर्मूला है। अपने पास एक स्प्रिंग है, अपने पास क्या है, एक स्प्रिंग है, एंड स्प्रिंग का एक स्प्रिंग कांस्टेंट दिया गया है k। ये क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। ये अपने पास एक स्प्रिंग है जिसका क्या है, अपने पास एक स्प्रिंग कांस्टेंट है, वो हम लोग को दिया गया है। एंड स्प्रिंग को आप इलोंगेट भी कर सकते हैं एंड कंप्रेस भी कर सकते हैं। आप स्प्रिंग को इलोंगेट भी कर सकते हैं और कंप्रेस भी कर सकते हैं, यानी आप इसको ऐसा इलोंगेट कर सकते हैं, कुछ एक्स लेंथ आगे खींच सकते हैं। तो अगर आपने स्प्रिंग को खींचा तो स्प्रिंग क्या करता है, एक फोर्स लगाता है, एंड जो फोर्स होता है वो होता है माइनस के इंटू एक्स। फोर्स क्या होता है, माइनस के इंटू एक्स। हम लोगों को इस फॉर्मूला में k का यूनिट निकालना है, स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट निकालना है। निकाल के देखिए आप लोग, यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। कर लिया आप लोगों ने ट्राई? चलो देखो क्या है। अगर हमको इस स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट निकालना है तो अगेन सेम काम, स्प्रिंग कांस्टेंट एक तरफ बाकी सब दूसरी तरफ। तो हमने बोला अच्छा ठीक है, तो k बराबर क्या आ गया, फोर्स डिवाइडेड बाई x। माइनस है बट माइनस को हम लोग इग्नोर करते हैं, क्योंकि -1 मान लीजिए अगर है, -2 है तो उसका कोई भी रोल नहीं है। तो फोर्स का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन, एंड x क्या था, डिस्टेंस, क्योंकि हमने इसको इलोंगेट किया कुछ x दूर, तो क्या न्यूटन बाई मीटर इज द यूनिट फॉर स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, इस तरीके से आपसे कोई भी फॉर्मूला देके वो किसी भी एक पर्टिकुलर चीज का यूनिट निकालने के लिए बोल सकता है। क्लियर है आइडिया? मिटाया जाए इसको, नोट कर लो जल्दी से। कर लिया नोट? चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। चलिए आइए अब हम लोग एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं, एंड द कॉन्सेप्ट इज इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी। इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान सा एक कॉन्सेप्ट है, इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी। देखिए ये क्या बोलता है, इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि अगर अपने पास कोई इक्वेशन है, क्या कहता है, अगर अपने पास कोई इक्वेशन है तो वो इक्वेशन क्या करता है, या उस इक्वेशन के सारे टर्म्स का यूनिट सेम होगा। इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, अगर अपने पास कोई इक्वेशन है तो उस इक्वेशन के अंदर मौजूद हर एक टर्म्स का यूनिट क्या होगा, सेम होगा। यही इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी कहता है। तो पहले इस बात को नोट करते हैं, फिर और हम लोग समझते हैं इसके बारे में क्या है। देखिए अपने पास एक ये स्टेटमेंट है इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी का। ये क्या कहता है, इन एनी इक्वेशन ऑल द टर्म्स मस्ट हैव, ये ध्यान रखना, एकदम जरूरी है कि सेम यूनिट होना ही होगा, अदरवाइज वो इक्वेशन क्या होगा, वो इक्वेशन गलत हो जाएगा। जैसे
आपने एक इक्वेशन पढ़ा होगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या पढ़ा होगा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखिए तो जो यूनिट v का है वही यूनिट u का है और वही यूनिट इस at का भी है। आप चेक कर सकते हो। v क्या होता है? स्पीड। स्पीड का यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड। u क्या होता है? अगेन स्पीड होता है मीटर पर सेकंड। एंड at अगर आप देखिए तो a क्या एक्सेलरेशन, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आपने एक सेकंड टाइम के कारण मल्टीप्लाई किया और ये भी कट के क्या आ रहा? मीटर पर सेकंड। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी इस इक्वेशन में तीन टर्म थे, v, u और at। v, u और at एंड v का जो यूनिट था वही u का भी यूनिट था एंड वही इस at का भी यूनिट था। क्या समझ में आ रहा है बात? आप और भी देख सकते हो। आपने एक इक्वेशन ये भी देखा होगा कि s इज इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s क्या होता है? डिस्टेंस, उसका यूनिट क्या हो गया? मीटर। अब ये सेकेंड टर्म ut का अगर आप यूनिट चेक करिएगा तो u क्या? स्पीड है, तो स्पीड का यूनिट होता है मीटर बटे सेकेंड एंड इस टाइम के कारण आपने इसमें एक सेकेंड मल्टीप्लाई किया, ये दोनों कट के अगेन मीटर आ गया, ये दोनों तो मैच कर गए। उसके बाद आप थर्ड टर्म इस हाफ at स्क्वायर का यूनिट निकालिएगा तो हाफ तो साफ, मैंने अभी बात किया था, हम लोगों ने पीछे अभी देखा है कि जो कांस्टेंट नंबर है उसका कोई भी यूनिट में रोल नहीं होता है, इसलिए हाफ हो गया साफ। एक्सेलरेशन बच रहा है तो उसके कारण मीटर बटे सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का, एंड टाइम होता है सेकंड और स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये स्क्वायर भी कट के क्या बच रहा है? मीटर। तो अगेन इसमें भी तीनों यूनिट्स का तीनों टर्म्स का यूनिट क्या है? सेम, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी। इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि अगर अपने पास कोई इक्वेशन है तो उस इक्वेशन के सारे टर्म्स का यूनिट क्या होगा? सेम होगा। सारे टर्म्स का यूनिट क्या होगा? सेम होगा। बात समझ में आया? हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, पहले इसको नोट कर लो जल्दी से। कर लिया नोट? चलो आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको। तो देखिए अब अपने पास क्या है, कुछ क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर बेस्ड। क्वेश्चन क्या है कि इफ x बराबर at प्लस बीटी स्क्वायर वेयर x is distance and t is time, then find the unit of a and b। a और b का यूनिट निकालना है आपको। a का जो यूनिट है दैट इज मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, मीटर और मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी मीटर बटे सेकेंड। ये चार ऑप्शन है आपके पास। ए और बी का यूनिट बताना है। पहले जो लिखा गया है वो ए का है चारों में, एंड जो बाद में लिखा गया है दैट इज द यूनिट ऑफ बी। ओके, तो जल्दी से नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को और बना के बताइए क्या आ रहा आंसर। बना लिया आंसर? देखा जाए चेक करके किसका किसका सही आ रहा। चलिए तो सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं और ये बात को जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी का जो स्टेटमेंट है बहुत ही छोटा सा और बहुत ही आसान सा स्टेटमेंट है कि अगर कोई इक्वेशन है तो उसमें हर एक एक क्वांटिटी का यूनिट क्या होगा? सेम होगा। यानी अगर ये मेरे पास एक इक्वेशन है तो जो यूनिट इस x का वही इस at का भी और वही इस bt स्क्वायर का भी। ठीक है, तो x का यूनिट क्या होता है? अपने पास x होता है, तो क्योंकि यह डिस्टेंस है तो यूनिट ऑफ x क्या हो गया? मीटर। यस, सिर्फ एम भी हम लिख सकते हैं, तो इसका मतलब at का यूनिट भी क्या होगा? मीटर होगा। देयरफॉर यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन तो है नहीं, ये a है, a इंटू टाइम भी मीटर है, तो a का क्या आएगा? मीटर बटे में टाइम, एंड मीटर बटे टाइम के कारण मीटर बटे सेकेंड, तो a का यूनिट क्या आ गया मेरे पास? मीटर बटे सेकेंड, यूनिट ऑफ a मीटर बटे सेकेंड। b का निकालना है तो अगेन हम ये भी लिख सकते हैं bt स्क्वायर का यूनिट भी क्या? मीटर, क्योंकि तीनों का यूनिट क्या होना चाहिए? सेम। जब इसका मीटर है तो इसका भी मीटर होगा और इसका भी मीटर होगा, तो हमने यही काम किया, हमने बोला ठीक है भाई लो, तो यूनिट ऑफ bt स्क्वायर दिस इज ऑल्सो इक्वल टू मीटर।
तो b के लिए हमको चाहिए तो मीटर बटे टाइम का स्क्वायर यानी मीटर बटे सेकंड का स्क्वायर, ये b का आ रहा है एंड मीटर बटे सेकंड a का आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बी सही आ रहा है। सही सही बताइए ईमानदारी से किसका किसका सही हुआ। चलो बहुत अच्छी बात है, जिसका भी सही हुआ नोट कर लो जल्दी से, फिर और एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं हम लोग क्या है। ये एक क्वेश्चन है एंड इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर बेस्ड है। जल्दी देख लो ट्राई करके क्या आ रहा आंसर। कर लिया ट्राई, कर लिया, चलो देखते हैं किसका इसका सही आया। हम लोग के पास क्या है, एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है एंड इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि अगर कोई इक्वेशन हो तो उसके हर एक एक टर्म्स का यूनिट क्या होगा, सेम होगा। इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, अगर कोई इक्वेशन है तो उसके हर एक एक टर्म का यूनिट क्या होगा, सेम होगा। यानी जो यूनिट इस v का जो कि वेलोसिटी है वही इस बीटा टी पे पावर 3 का भी होगा, क्योंकि हमको बीटा निकालना, अल्फा से कोई मतलब ही नहीं है, तो इसलिए हमने अल्फा को इग्नोर किया। तो हमने लिखा यहाँ पे ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो यूनिट ऑफ v विच इज मीटर पर सेकेंड, तो बीटा टी की पावर 3 का भी मीटर पर सेकेंड होगा। यानी हम लिख सकते हैं देयरफॉर यूनिट ऑफ बीटा टी पे पावर 3 अगेन मीटर पर सेकेंड। बीटा निकालना है तो टी पे पावर 3 को नीचे भेजेंगे, तो बीटा बराबर मीटर बटे सेकेंड एंड टाइम पे पावर 3 एंड टाइम का जो यूनिट है वो डाल दिया जाए, यानी कि मीटर बीटा इज इक्वल टू मीटर बटे सेकेंड का पावर 3, यहां से एक सेकेंड यहां से, तो सेकेंड पे पावर 4, यानी ऑप्शन डी करेक्ट, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट। इस तरीके से इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर बेस्ड आपसे क्वेश्चन आ सकता है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है बात, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गया। अब हम लोगों का जो थर्ड टाइप था फिजिकल क्वांटिटी का, जो कि हम लोग का सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी था, उसके ऊपर बात करते हैं। छोटा सा बात करना है बस, मिटाएं इसको, चलो मिटाते हैं। So now we are talking about supplementary physical quantity. तो देखिए सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या दो तरीके का होता है, इसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है, बहुत ही छोटा छोटा। वन इज एंगल, जो आप लोग जानते भी हैं, या इसको हम लोग प्लेन एंगल भी बोलते हैं, प्लेन एंगल। एंड जो सेकेंड है इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, जो सेकेंड है उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल आपको अभी तक तो नहीं मिला होगा, बट यहाँ मिलेगा हम लोग को क्लास 12 के चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैट नाम का एक चैप्टर है, उसमें आएगा, ग्रेविटेशन में आएगा, कुछ कुछ जगह पे आता है सॉलिड एंगल। और एक क्या है, प्लेन एंगल। एंगल के बारे में जो आपको आइडिया वही है, यानी दो लाइंस अगर हम लोग ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, एंगल। एंड इसका जो यूनिट है वो आपको याद रखना है, रेडियन होता है, RADIAN, रेडियन, है ना। और याद रखना है पाई पे पावर C, C स्टैंड फॉर रेडियन, C अगर हमने किसी पे लिख दिया तो वो रेडियन हो गया, यानी पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, याद रखना है। उसी तरीके से अगर हम पाई बाई 2 रेडियन की बात करेंगे तो क्या 90 डिग्री आ जाएगा, 180 में बाई 2 करके। अगर हमने 2 पाई रेडियन का बात कर लिया तो क्या 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2 करके यहाँ से, तो ये हो गया हम लोग का प्लेन एंगल। जो एंगल बनता है उसी को हम लोग प्लेन एंगल ही बोलते हैं। सॉलिड एंगल क्या है, सॉलिड एंगल क्या है, सॉलिड एंगल बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है एक और अपने पास, कि अगर अपने पास यही एंगल बने बट 3D में बने, यही एंगल बने लेकिन 3D में बने, कुछ इस तरीके से, है ना। यहां पे अगर ये 3D में कुछ एंगल बन रहा है थीटा, तो उसको क्या बोलना है, सॉलिड एंगल बोलना है। इफ एनी एंगल मेड इन 3D देन द एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। कहां पे होता है, आपने वो ऐसा आइसक्रीम खाया हो, वो कोन वाला आइसक्रीम, जो कोन होता था अपने क्लास 10 में भी आपने पढ़ा होगा, तो वो जो कोन होता है वो कुछ इसी प्रकार का तो होता है ना। यहाँ पे हम लोग का कुछ एंगल बनता है, बट वो एंगल 2D में होता है या 3D में होता है, तो आपको याद आएगा 3D में होगा। आपने देखा होगा आपके घर के गली में आपके आता है वो भूजा बेचने वाला, आप उससे भूजा लेते हो तो भूजा वाला क्या करता है, एक ऐसा कोन बना देता है कागज का, एंड उसमें आपको भूजा डाल के देता है और आप लोग खा लेते हो। वो जो भूजा का जो कोन बनाया उसने, वहां भी क्या सेंटर पे एक एंगल बना, बट वो एंगल भी क्या 3D में बना। तो अगर एंगल 3D में बनेगा तो उसको क्या बोलना है, सॉलिड एंगल। एंड उसके लिए जो यूनिट है, उसके लिए जो यूनिट है उसको हम लोग लिखते हैं एस्टे रेडियन, एस्टे रेडियन,
वहां पे रेडियन, यहाँ पे एस्टेरेडियन। अच्छा, एक फॉर्मूला भी होता है यहाँ पे, अगर ये आर्क लेंथ एल है, रेडियस आर है, तो एंगल का फॉर्मूला होता है थीटा का एल बाई आर। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर। उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर एरिया है ए एंड ये दूरी अगर आर है, तो थीटा इज इक्वल टू एरिया बाई आर स्क्वायर, ये भी होता है। यूनिट एस्टेरेडियन एंड सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला है दैट इज एरिया बाई आर स्क्वायर। आपको इतना जान लो काफी है, बहुत ज्यादा इस पे कोई बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दिस इज द सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, प्लेन एंगल या सॉलिड एंगल। क्लियर है क्या? तो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट एंड मेजरमेंट के पहले लेक्चर के बारे में। इसमें हम लोगों ने यूनिट्स के बारे में सीखा, हम लोगों ने फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी सीखा, इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी सीखा। ठीक है, होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और जुड़े रहिए अपने इस फेवरेट चैनल के साथ, होम एजुकेटर के साथ। तब तक के लिए आप गुड बाय एंड थैंक यू।